Good morning children. From today I will start a new chapter of history, lesson 3. The name of the chapter is Nazism and the rise of Hitler. बच्चे हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा. बेसिकली जब भी हम घर में भी कोई हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो यही बोलते हैं कि हिटलर की तरह बिहेव कर रहे हो. तो जस्ट लाइक ये हिटलर जो जर्मनी का क्या था, एक तरह से आर्मी कमांडर था. तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में करेंगे कि हिटलर कौन था, कैसे राइज हुआ, जर्मनी की कंडीशंस क्या थी, हिटलर ने क्या वहां पे सुधार किए, नाजिज्म क्या है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हिटलर के थॉट्स को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, वही क्या कहलाता है, नाजिज्म. तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर एक तरह से क्या हो चुका था, फिनिश हो चुका था. तो इसी के सेंस में सबसे पहले दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में कर सकते हैं कि जर्मनी एंड होल इशू, यानी कि जर्मनी जो कि यूरोप का एक पार्ट था, यूरोप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में है जर्मनी, जैसे इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में, वैसे जर्मनी यूरोप के कॉन्टिनेंट में है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी को एक आप बोल सकते हो ह्यूमैनिटी ट्रीटी वर्साइल्स साइन करनी पड़ी थी और उसका परिणाम निकला किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि किस तरह से उस एक वर्ल्ड वॉर के नतीजे का परिणाम पूरे विश्व को दोबारा से भोगना पड़ा था. वो हम करेंगे. प्रॉब्लम क्रिएटेड, अब इसके थ्रू क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इस चैप्टर में वो हम जानेंगे. वेमर रिपब्लिक क्या है, जर्मनी में कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बना था या जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी, वो था वेमर रिपब्लिक. साथ ही पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कि क्या राजनीतिक लड़ाइयां हुई थी वो, और इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि इकोनॉमी अच्छी थी या इकोनॉमी खराब हुई थी, यही सब बच्चे हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. सबसे पहले इसमें 1945 में एक स्टोरी दी गई है, द 11 years चाइल्ड ऑफ हेल्मर. एक बच्चा है हेल्मर, हिज फादर इज ए फिजिशियन. उसके फादर फिजिशियन है. वन डे ही केम टू होम एंड डिस्कस विद हिज वाइफ. तो अपनी वाइफ से वो क्या कहते हैं, जो एक बहुत ही आपको सुनने में लगेगा कि ये इंसान क्या कह रहा है, द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, या ही शुड कमिट सुसाइड अलोन. कि वो टाइम आ गया है कि या तो मैं अपनी पूरी फैमिली को क्या कर दूं, खत्म कर दूं, या मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज द जर्मनी डिफीटेड फ्रॉम द अलाइज. अब ये अलाइज बड़ा पिछले जब हमने चैप्टर किया था तो आप सुन के आए होंगे कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो 2 ग्रुप्स बन गए थे, अलाइज ग्रुप एंड एक्सिस ग्रुप. तो अलाइज ग्रुप में तो बच्चे कौन कौन थे, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, और एक्सिस ग्रुप में थे जर्मनी, जापान एंड इटली. तो जो ये व्यक्ति है वो कहाँ का है, जर्मनी का. तो वो कह रहे हैं कि अलाइज हमसे उसी तरह से बदला लेगी जस्ट लाइक वी ट्रीट विद द जूस. अब आप सोच रहे हो कि जूस क्या है, जूस इज ए प्रोमिनेंट ट्राइब इन द जर्मनी, जिन्हें हिटलर बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनके साथ अमानवीय, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही गंदी तरह से उनसे ट्रीट किया जाता था. तो वो व्यक्ति अपनी फैमिली को कह रहा था कि जैसा ट्रीटमेंट हमने जूस के साथ किया है, अलाइज भी हमारे साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, बच्चों के साथ खूब एंजॉय करता है, और उसी के नेक्स्ट डे ही कॉमिट सुसाइड, वो आत्महत्या कर लेता है. अब आप सोचो कि उस छोटे से बच्चे के मन पे इस पर क्या असर पड़ा होगा. आप बिलीव नहीं करोगे, उस बच्चे ने 9 years तक अपनी मदर के हाथ का खाना नहीं खाया, बिकॉज उसे क्या लग रहा था कि कहीं उसकी मदर उसे पॉइजन ना दे दे. तो ये कैसी सिचुएशंस रही होगी लोगों के मन में. ये तो एक छोटे बच्चे की कहानी है, बाकी जर्मन लोगों के बीच में क्या भावनाएं उमड़ी होगी ये आप सोच सकते हो. अब वापस आते हैं हम टॉपिक जो हमारा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का, मई 1945. तो जो हिटलर था वो एक सपोर्टर था, एक नाजिज्म को चलाता था, और जो ये व्यक्ति था जिसने आत्महत्या करी थी वो एक नाजिज्म का सपोर्टर था, यानी हिटलर को क्या मानता था, भगवान मानता था. तो मई 1945 में जब जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज, यानी जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गई, हार हो गई. इससे पहले अगर हम बात करें तो हिटलर क्या चाहता था कि जर्मन बिकम अ माइटी पावर एंड ही कंट्रोल टोटली, या ही कंट्रोल द ऑल ऑफ द यूरोप. की हिटलर की मंशा थी कि वो पूरे जर्मनी को एक ऐसा बना दे कि पूरा यूरोप उसके अंडर में आ जाए. अब इसी पावर का 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो चुका था, पूरी तरह से ये खत्म हो गया था.
बेसिकली ये खत्म हुआ था जब इसमें यूएस और यूएसए इंक्लूड हो गए थे जब। तो अब जर्मनी को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा एलाइज के सामने, रशिया, फ्रांस, यूक्रेन के सामने। अब हिटलर के पास में कोई चारा नहीं था, तो उसने क्या किया, उसका जो मिनिस्टर था गेबल्स, मिलिट्री कमांडर, एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड इन बर्लिन इन अ बैंकर। बैंकर क्या होता है, जो आर्मी के छुपने के लिए जगह बनाई जाती है। तो हिटलर ने और उसके मिलिट्री लीडर्स ने अपनी पूरी फैमिली के साथ में क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि अब वो अपनी जनता को फेस नहीं कर सकता था। कि कैसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आप देखोगे तो जर्मनी को डिफीट ही मिली थी, हालांकि जर्मनी काफी पावरफुल था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी को क्या ही मिली, डिफीट मिली। तो वो इस हार को क्या नहीं कर पा रहा था, पचा नहीं पा रहा था। अब एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एक्ट नंबर 1 was set up to prosecute Nazi war criminals from crime against peace humanity। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी ट्रिब्यूनल बनाया गया ये मिलिट्री कमांडर्स को सजा देने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनह्यूमैनिटी व्यवहार किया था, लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया था, बहुत से लोगों की इन्होंने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इसके अंदर अगर आप देखो कि शेडो ऑफ वर्ल्ड वॉर में हम देखेंगे कि जो जीनोसाइडल वार था, यानी कि जीनोसाइडल वार का मतलब होता है किलिंग लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल, यानी कि जर्मनी में हिटलर ने बहुत सारे लोगों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसे क्या कहा गया है, इनह्यूमैनिटिक व्यवहार, इनह्यूमैनिटिक एक्शन कहा गया है। देखिए इसने क्या किया था, 6 मिलियन जूस को इसने मार दिया था, जूस जो कि जर्मनी के ही लोग थे। 2 लाख जिप्सीज जैसे अलग अलग तरह की जातियां होती है, वैसे ही जिप्सी भी एक जाति थी जिन्हें पसंद नहीं करता था। एक्चुअली में ये क्या था, डिस्क्रिमिनेट व्यवहार करता था, ये चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ वही लोग रहे जो इसके सपोर्टर हो। 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को इसने मार दिया था। इसके अलावा 70,000 जर्मन, यानी कि खुद यहाँ के स्थानीय निवासी, और उन्हें क्यों मारा गया था, बिकॉज दे आर मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। अब आपको खुद को लग रहा है कि ये काम कितना गंदा है, कितना इनह्यूमैनिटी का एक्शन है कि आप लोगों को मार रहे हो, किस लिए, सिर्फ खुद की पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए, या खुद का एक वर्ग वहां पर स्टैब्लिश करने के लिए कि जो सिर्फ नाजिज्म को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो द ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडर्स डेथ एंड अदर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब इस ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाई सिर्फ 11 लीडर्स जो कि ये अमानवीय व्यवहार किया था, उनमें से सिर्फ 11 लीडर्स को तो क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई, और बाकी के को क्या दी गई, इम्प्रिजमेंट, यानी पूरे बोलते हैं ना उम्र कैद की सजा दी गई। एंड अदर लाइक इम्प्रिजमेंट, द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी ए हार्श एंड डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब अलाइज ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी को एक ट्रीटी थी, वर्साइल ट्रीटी, वो साइन करनी पड़ी थी, जो काफी क्या बोल सकते हो कि जर्मनी के लिए शर्म की बात थी कि उसी ट्रीटी का परिणाम था कि हिटलर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बोल भी सकते हैं हिटलर वॉज नॉट बोर्न, ही वॉज मेड, कि हिटलर जन्म से ऐसा पैदा नहीं हुआ था, उसी जर्मनी की वर्साइल ट्रीटी ने उसे ऐसा बनाया था कि जिससे वो जर्मनी को एक माइटी पावर बनाकर और पूरे यूरोप से इस चीज का क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। तो अलाइज नहीं चाहते थे कि वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी के साथ ऐसी ट्रीटी की जाए और फिर ये हम सबको किसमें झोंक दे, थर्ड वर्ल्ड वॉर में। तो आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट ऑफ द वेमर रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक यानी नेशनल पार्टी थी यहाँ की, वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई थी। तो जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर एट द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, बिफोर द वर्ल्ड वॉर। जर्मनी इज अ पावरफुल नेशन, ठीक है, काफी अच्छे उसके पास रिसोर्सेज थे, एंड ही फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यही सोच लीजिए क्या कि जर्मनी की बहुत सारी एम्बिशियस थी, इसी वजह से यूरोप में सबसे पहले वर्ल्ड वॉर स्प्रेड हुआ था, देन पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती गई थी। तो बेसिकली जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रुप थे, अलाइज और एक्सिस, सेम वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसी तरह से थे। तो जो एक्सिस अलाइज पावर थे बच्चे, उनमें आते थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, लेकिन यूएसए इसमें इंक्लूड हुआ था इन 1917 में। देन सेंट्रल पावर, पहले एक्सिस पावर थे, उन्हें सेंट्रल पावर बोला जाता था। इस सेंट्रल पावर में थे आपके ऑस्ट्रियन एम्पायर, जर्मनी, हंगरी एंड टर्की।
डेमोक्रेटिक और मोनार्क के बीच में हुई थी, लेकिन यहाँ पर लड़ाई हो रही है वो एम्पायर्स के बीच में हुई है। ऑस्ट्रियन एम्पायर, फिर आपके यहाँ पे देखोगे टर्की, तो टर्की में खलीफाओं का राज्य था। यानी ये सारी कंट्रीज जो एक्सिस पावर के अंदर आती थी वो थी बेसिकली मोनार्क को फॉलो करने वाली। जबकि अगर आप अलाइज पावर को देखोगे तो ये सारी कंट्रीज वो थी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म को फॉलो करती थी। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, ठीक है, अब लड़ाई हुई है और बेसिकली पहले इनिशियली टाइम पीरियड में जर्मनी काफी पावरफुल रहा, इसने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था। बट आफ्टर जैसे ही यूएसए ने इसमें एंट्री ली, जर्मनी की हालत क्या हो गई, खराब हो गई और यूएसए की वजह से अलाइज पावर को क्या मिली, इसमें विनिंग मिली और एक्सिस पावर की इसमें हार हुई। तो इस हार के बाद में अब आप तो जानते हो अगर एक कोई टीम हार गई है तो नेचुरली है दूसरी टीम उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो करेगी, उसके साथ में संधि समझौते कुछ भी करेगी। बट पहले हम बात करेंगे जर्मनी के उस टाइम के रूल की कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी में क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, जो कि रूल ऑफ सार का राज्य था यहाँ पे, यानी कि सार को क्या करना पड़ेगा, आप अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, अबडिकेशन ऑफ द एम्पायर। सार को इस युद्ध में हार की वजह से सार को अपने पद को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। Gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। अब एक पॉलिटिशियंस थे, उस पॉलिटिकल पार्टी को ये पावर दिया गया कि वो जर्मनी को फिर से रीसेट करे, यानी जर्मनी में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस करे। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, मीट एट बैमर, बैमर एक जगह का नाम है जर्मनी में, वहां पर ये सारे पॉलिटिशियंस क्या हुए, इन्होंने मीटिंग करी एंड फॉर्म नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली बनाई जिसे इस जगह पे बनी है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाने लगा, बैमर्स रिपब्लिक। अब देखिए बैमर्स रिपब्लिक ने क्या किया, स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बैमर रिपब्लिक ने, जो कि मोनार्क हट चुका था, यहाँ पे भी एक तरह से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी, तो सबसे पहले यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया विथ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, इससे पूरा पावर सेंट्रल में स्टैब्लिश न करके इस पावर को डिवाइड कर दिया गया, यानी कि हर एक को पावर मिला। देन deputies were elected on equal basis and universal votes in the German parliament। अब यहाँ पर बेसिकली पूरा ही डेमोक्रेटिक सेटअप हो चुका है कि जो डिप्टीज यानी जो इलेक्टेड मेंबर थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू चूज किए गए, यानी कि पूरी जनता को वोटिंग राइट्स दिए गए। इट इंक्लूड वुमेन्स आल्सो, यानी औरतों को भी यहाँ पर वोट डालने का अधिकार मिला। और इस तरह से एक बैमर रिपब्लिक जिसका नाम था ये यहाँ की पार्लियामेंट स्टैब्लिश हुई, जिसे कहा गया रिस्टेट। जैसे हमारे इंडिया में हम संसद बोलते हैं, वैसे ही यहाँ की पार्लियामेंट को नाम किस नाम से जाना जाता है जर्मन में, रिस्टेट से। बट बैमर रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल। लेकिन जो बैमर रिपब्लिक बनी, इसे वो रेस्पेक्ट या वो वेलकम नहीं मिला जर्मनी के लोगों के द्वारा जो इसे बेसिकली मिलना चाहिए था। अब इसका क्या कोज हो सकता है कि जो गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर आपको दे रही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको दे रही है, इवन विमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दे रही है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप क्रिएट कर रही है, लेकिन फिर भी लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग उसे वेलकम नहीं कर रहे। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, बेसिकली तो मैनी इनहेरिट रीजंस, कि बहुत सारे अंदर के रीजंस हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल कंसिक्वेंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट जो मेन रीजन था वो यहाँ पर क्या था बच्चों, देयर वर मैनी इनहेरिट बट मेन रीजन कि बैमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सबसे ज्यादा यहाँ की जनता को शिकायत ये थी कि बैमर रिपब्लिक ने इस इनह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जिसका नाम था वर्साइल वो एक्सेप्ट करी थी। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर किसी की किसी युद्ध में हार हुई है और दूसरा अगर उसमें प्रतिबंध लगाना चाहेगा तो उसके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उसे वो स्वीकार करनी ही पड़ती है। बट जनता इस चीज को डिनाई नहीं कर पा रही थी। जनता को तो सारे कॉजेस का मेन रीजन ही कौन लग रही थी, बैमर रिपब्लिक, जिसने कि इस वर्साइल ट्रीटी को क्या कर लिया था, साइन कर लिया था। अब आप सोच रहे होगी कि मैम बार बार वर्साइल ट्रीटी कह रही है, ऐसा क्या था इस वर्साइल ट्रीटी में जो जर्मनी के लिए एक शर्म की चीज थी, यानी कि बोल सकते हो कि जर्मनी की कंडीशन पूरे वर्ल्ड में इस ट्रीटी की वजह से बहुत ही क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो इस वर्साइल ट्रीटी में क्या क्या चीजें थी ऐसी, मतलब इसके अंदर क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। नंबर 1, जर्मन लॉ
कॉलोनीज क्या होती है, जैसे इंडिया इज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश ऑन दैट टाइम। ब्रिटेन की तो इस युद्ध में जीत हुई थी, इसलिए इंडिया को कहीं से भी छीना नहीं गया। सेम नेक्स्ट वन ऑफ 10th इज पॉपुलेशन। इसकी मतलब इसकी पॉपुलेशन का 10th भाग क्या हो चुका था, इस युद्ध की लड़ाई में मारा जा चुका था। तो इसकी पॉपुलेशन भी क्या हो गई, कम हो गई। आपकी ओवरसीज कॉलोनीज इसने ले ली, वो भी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। देन 30% ऑफ इस टेरिटरीज, इसकी खुद की टेरिटरीज बजाय कॉलोनियों के अलावा जो इसके सिटीज थी या थी वो भी इससे छीन लिए गए। देन 75% ऑफ इट्स आयरन, इसके आयरन डिपॉजिट्स थे की जगह थी 75% इसका रॉ मटेरियल वाला आयरन एरिया इससे ले लिया गया, यानी इसकी इंडस्ट्री भी क्या कर दी गई, एक तरह से बर्बाद कर दी गई। 26% कोल, साथ ही 26% इसके कोल एरियाज ले लिए, किसके द्वारा, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, इन सबने इसकी चीजों पर भाई हम तो जीते हुए राज्य, हमारी जो मर्जी होगी वो हम इसके साथ करेंगे, तो इससे वो भी छीन लिए गए। अलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी, अलाइड पावर जर्मनी को क्या करनी चाहिए, इसकी पूरी आर्मी को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहती थी ताकि कि दोबारा से जर्मनी डेवलप ना हो सके। अंडर गिल्ट क्लॉज, अब सबसे बड़ा गिल्ट क्लॉज क्या था कि एज अ कंपनसेशन जर्मनी को फोर्स किया गया टू पे 6 बिलियन पाउंड। आप जो अलाइड कंट्रीज थी वो कह रही थी कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारी कंट्रीज में तो बहुत सारा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जर्मनी करेगा, क्योंकि जर्मनी ने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग को चारों तरफ फैलाया है। तो एज ए इसके पास एक तो पहले इसके सारे रिसोर्सेज भी छीन लिए गए, साथ ही आप इससे और पैसे की भी डिमांड कर रहे हो। तो आपको भी दिख रहा है कि किस तरह से जर्मनी की स्थिति को बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया गया था, हार्श सिचुएशंस में ला दिया गया था। इसके अलावा अलाइज ऑक्यूपाइड इस आर्मी रिसोर्सेज, इसके आर्मी रिसोर्सेज जो कि राइनालैंड था, एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री था जहां पर इसके आर्मी के बैंकर वगैरह थे, वो जगह भी इन्होंने क्या कर ली, अपने मतलब यहाँ से छीन ली। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जर्मनी के लोग थे वो इस वेमर रिपब्लिक पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस वेमर रिपब्लिक ने उसे एक वर्साइल ट्रीटी नाम की आंधी में तो झोंक ही दिया था, साथ ही इसकी जो ग्रेसफुल इमेज थी पूरे वर्ल्ड में उसको भी क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट द रिफॉर्म्स डन बाय वेमर रिपब्लिक एंड द वर्साइल ट्रीटी। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द वार के बाद क्या सिचुएशन होती है, कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, वो हम करेंगे। तो टिल देन हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।